बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस की, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे। तो उस हवाले से एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन जो है वो SN1 को फेवर करती हैं और कौन सी कंडीशन जो है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करती हैं। उसमें फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इफेक्ट ऑफ सबस्टेट के हवाले से ना, कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, इसमें हमने कहा था कि जो टर्शी पहले पैराग्राफ में था कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ नजर आ रहा है ना इफेक्ट ऑफ सबस्टेट के नीचे, इसको मैं थोड़ा सा अगर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इफेक्ट ऑफ सबस्टेट वाला, इसमें हमने बात की थी कि जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शरी जो है वो शो करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है और टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। जो सेकंड था, इसमें हमने बात की थी जो प्राइमरी है वो SN2 रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि उसमें बैक साइड अटैक चाहिए होता है और प्राइमरी जो होता है उसमें जगह होती है। टर्शरी में चूंकि बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं उस टर्शरी कार्बन के ऊपर, तो वहाँ पे अटैक करना मुश्किल होता है। इस वजह से प्राइमरी के लिए हवाले से हमारे लिए ये रिएक्शन SN2 जो है वो प्राइमरी जो है वो शो कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो पैराग्राफ, इसमें हमने बात की थी जो सेकेंडरी है वो SN1 और SN2 दोनों में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो SN2 रिएक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। और लास्ट में आखिरी तीन लाइनों में इसमें ये डिस्कशन थी कि जो हमारे पास कंडीशंस अगर फेवरेबल ना हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन के पैरेलल एक रिएक्शन चलता है जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्कीन उसमें बनती है, तो सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन के प्रोडक्ट भी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं अगर हम कंडीशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करने वाली ना हो तो। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जी हमारा आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें जो आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें दो डिस्कशन उसने की हुई है। एक तो ये बात है कि जो आपके पास SN1 रिएक्शन है ना, उसमें आपने पढ़ा था कि ये दो स्टेप्स में होता है, और दो स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का है, और सेकंड स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो SN1 का है वो पहले वाला है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है, क्योंकि वो आयनाइजेशन का है ना कि कार्बोकेटायन बनना है अल्काइल हाइड्राइड से। तो न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की नेचर का SN1 रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बना ले कि क्यों नहीं होता, तो उसका आंसर हम देते हैं कि उसकी वजह ये है कि SN1 रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स में हो रहा है, और उसका जो पहला स्टेप है वो आयनाइजेशन का स्टेप है, जिसके अंदर टर्शरी कार्बोकेटायन जो है वो बन रहा होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल चूंकि इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से आपके न्यूक्लियोफाइल की नेचर के चेंज होने से SN1 रिएक्शन की जो रेट है उसके ऊपर डिपेंड कोई फैक्टर नहीं होता, वो वैसे ही चलता है। ठीक हो गई। दूसरी पॉइंट SN2 रिएक्शन की, ये SN2 रिएक्शन, इसमें हमारे पास आपको याद होगा बात की थी एक ही स्टेप में मैकेनिज्म चलता है, और उसमें न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है और सबस्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो चूंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल की नेचर के चेंज होने से SN2 जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे इसने ये एग्जांपल दी है नीचे कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड है that proceed by SN2 mechanism increases by more than 5000 times when the nucleophile is changed from H2O to OH minus। यानी न्यूक्लियोफाइल अगर हम वाटर की बजाय हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड की, तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा और HBr बनेगा। लेकिन अब वो कहता है अगर आप वाटर की बजाय वहां पे OH माइनस यानी बेस को यूज कर लें हाइड्रोलिसिस के तौर पे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो 5000 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यानी इतना ज्यादा इफेक्ट होता है SN2 रिएक्शन पे न्यूक्लियोफाइल के चेंज होने से, लेकिन SN1 पे डिपेंडेंस नहीं आती। ठीक हो गई। ये फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया जी। सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें आपके पास पॉइंट आता है कंपैरिजन का ना, कि अगर एक ही एटम हो तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब दो, इसमें दो तीन आपके पॉइंट्स बन जाते हैं, बल्कि दो पॉइंट्स कह लें। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो गुड लीवेस बेस, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, यानी अच्छा लेवस, उसको लेवस बेस कहते हैं ना,
जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसे लेवस बेस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे लेवस एसिड कहते हैं। तो जो गुड लेवस बेस होगी वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी होगा, कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके आगे वो या अटैक करवा के रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी आपस में मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ा सा वैसे डिफरेंस भी आता है, वो हम आगे चल के बात करेंगे, आ जाएगा इसी में। अभी सिर्फ यहाँ पे बात अब ये करें कि अगर एक ही एटम रहे, पहली बात ये वी शुड से लेके ये न्यूक्लियोफिलिक एटम तक जो है ना 3 लाइनें, इनमें क्या बताया कि अगर एक ही एटम हो, उस एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो आर्डर है वो सेम होता है, बराबर होता है, यानी जो न्यूक्लियोफिलिक उसका करेक्टर है वही उसका बेसिक करेक्टर, मतलब अगर उसका वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो वीक बेस है। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का आर्डर जो है वो मिलता जुलता है एक ही एटम के लिए। ठीक हो गया। जैसे ये उसने कहा ना, फॉर एग्जांपल द ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये आर ओ माइनस अल्कोक्साइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से, फिर उसकी एरोमेटिक ऑक्साइड से ज्यादा है, उसकी वाटर से ज्यादा है, और यही आर्डर इनकी बेसिसिटी का भी है, क्योंकि इनमें एटम सेम है ना, ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो आर्डर आप बता रहे हैं, उनकी बेसिसिटी का आर्डर, मतलब ये आर ओ माइनस अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इस तरह H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये बेस भी वीक ही है। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ही एटम के लिए बराबर। अच्छा, अब यहाँ इस आर्डर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जिसके लिए मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये एक ही एटम में ये क्यों ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इन बाकियों की कम होती जा रही है ना। तो उसकी क्या वजह है, तो हम ये कहेंगे कि जितना जितना कोई अनस्टेबल होता है ना, जितना कोई आपका लोन पे रखने वाली स्पीशी अनस्टेबल होगी, उतनी वो कोशिश करेगी किसी के साथ रिएक्शन करके बाण बनाने में हिस्सा ले ले और प्रोडक्ट में मूव कर जाए। ठीक हो गया। और उतनी वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। अभी देखो ना, वाटर आपको पता है वेरी स्टेबल कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। ठीक हो गया। तो 100 डिग्री सी तक वो सुकून से, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई रिएक्शन वगैरह शो करे ना करे। तो मतलब वाटर मोस्ट स्टेबल है, इस वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर सबसे कम है। ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन लगी हो तो आपको पता है ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में वो रेजोनेट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, और जैसे लास्ट टाइम आपको याद हो CH2 माइनस कार्बोकेटाइन का भी हमने इसी तरह ड्रा किया था। तो उसी पॉइंट पे एरोमेटिक का, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इसकी ना स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगी बात, तो फिर आगे चलते हैं। कि जो आपके पास एरोमेटिक है ना, जैसे ये एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन करेंगे, और इसके ऊपर ये आपका ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ठीक होगा। और इसके ऊपर माइनस चार्ज भी है, माइनस चार्ज के साथ। अब ये हम रेजोनेंस में कहते हैं कि ये जो माइनस चार्ज है ये इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम में अब वो जो माइनस चार्ज था यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, तो माइनस चार्ज अब इधर ये आएगा, माइनस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक होगा। फिर ये आगे मूव कर जाएगा, इसी तरह सोन चलता रहेगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसके वो बनते जाएंगे। तो अब ये चूंकि माइनस चार्ज यहाँ रह नहीं रहा ना, रिंग के अंदर घूम जाता है ना, स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है, इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है। ठीक हो गया। फिर जब आप बात करते हैं OH माइनस की हाइड्रोक्साइड आने में, तो इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो रहता तो ऑक्सीजन के ऊपर ही है, लेकिन हाइड्रोजन का साइज चूंकि बहुत छोटा है तो ये बड़ी आसानी से जो सॉल्वेंट है उसके अंदर हल हो जाता है ना, हाइड्रोक्साइड सॉल्युबलाइज होकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। तो इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इससे तो ज्यादा है, कि इसमें नेगेटिव चार्ज रहता तो ऑक्सीजन के ऊपर ही है। ठीक हो गया। लेकिन सॉल्युबिलिटी होने की वजह से ये RO माइनस से कम है। RO माइनस में R की वजह से, नॉन पोलर ग्रुप की वजह से, एक तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उसका जो माइनस चार्ज है वो यहीं पे अवेलेबल होता है, तो ये बड़ी जल्दी रिएक्शन करेगा ताकि स्टेबल शक्ल में चला जाए। तो इन इन चारों में से ये मोस्ट अनस्टेबल है, इसी वजह से मोस्ट रिएक्टिव भी है। न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इसका सबसे ज्यादा, और बेसिक करेक्टर भी इसका सबसे, इन्हीं चारों में से सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक हो गई। एक बात तो ये होगी हमारी। दूसरी बात क्या है
के फाउंड, ये मैं एग्जांपल लेता हूँ और फिर इसकी बात करता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक nucleophiles whose attacking atom is in the same row periodic table, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। यानी पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, ये 5वें ग्रुप में, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, और बेसिसिटी जो होती है ना वो इंक्रीज होती है। बेसिसिटी की बात इसने वैसे यहाँ नहीं लिखी, तो मैं उसको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो आपकी बढ़ती जाती है। या अभी बेसिसिटी को साइड पे रखें, अभी सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है 5वें ग्रुप में, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं आप, तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। उसकी रीजन क्या है, सिर्फ एक जुमला, कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो आपको पता है उनकी जो अटोमिक साइजेस हैं एटम के, वो छोटे होते जाते हैं। साइज छोटा होने का मतलब ये कि जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब हो गया, ज्यादा ट्रैक्शन में आ गया। तो उसके लिए फिर मुश्किल है कि वो लोन पेयर के तौर पे एक्ट करते हुए किसी और स्पीशी के ऊपर जाके अटैक कर सके। तो जिसका साइज बड़ा, जैसे यहाँ नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने की वजह से इसके पास जो एक लोन पेयर है वो न्यूक्लियस से दूर है, और दूर होने की वजह से वो बड़ी इजीली जो है ना वो दूसरी स्पीशी के ऊपर अटैक कर लेता है, और इसी वजह से अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू वाटर। क्लियर हो गया जी। तो बात क्या है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है कि साइज डिक्रीज होने की वजह से लोन पेयर जो न्यूक्लियस की मोर अट्रैक्शन में आ जाते हैं, इस वजह से उनके लिए अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी स्पीशी के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, जो ये स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये उसने बताया है कि ग्रुप्स का कंपैरिजन किया ना, जैसे ये आयोडाइड है, ज्यादा ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, फिर फ्लोराइड है। तो इसमें बात वही आ गई वही वाली, जैसे नाइट्रोजन का साइज बड़ा था तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल, वही बात यहाँ पे है कि एक ही ग्रुप के अंदर जब आप ग्रुप में नीचे, फ्लोरीन सबसे ऊपर है ना, फिर क्लोरीन होता है उससे नीचे, ब्रोमीन उससे नीचे, आयोडीन उससे नीचे, तो इन चारों में सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है। तो इस वजह से इसका साइज बड़ा होने से लोन पे न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसके लिए अटैक करना बहुत आसान है और बड़ी जल्दी अटैक करेगा, इसलिए ये आयोडीन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो साइज के बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे उसने एक टर्म लिख दी है, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि द न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस दो द बेसिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी कम हो जाती है। यानी अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, इसको मैं अगर थोड़ा सा अपना कंपैरिजन करें या इसको हम एक्सप्लेन करें, तो इसकी रीजन वैसे ये नीचे वाले ना पैराग्राफ जो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर इसकी रीजन जो है ना वो दी हुई है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसी टर्म पे ना, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या आर्डर है। कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उस न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक करना होता है कार्बन के ऊपर, कार्बन का जो सेंटर है वहां पे उसके लोन पेयर ने अटैक करना होता है। ठीक हो गया। तो जितना वो किसी एटम के न्यूक्लियस से, जैसे जैसे आयोडीन है, जितना इसका लोन पेयर न्यूक्लियस की इस आयोडीन के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कम होगा, इतना उसके लिए चांस है कि दूसरी स्पीशी के जो कार्बन है उसके ऊपर जाके अटैक कर सके। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। जो बेसिसिटी होती है उसमें बेसिक बेस हम उसे कहते हैं जिसने प्रोटॉन H+ जो होता है ना, प्रोटॉन, उसको अटैक करना है या उसको खींचना है। ठीक होगा। तो वो प्रोटॉन को कैप्चर करने की पावर उसकी ज्यादा होती है जिसके पास साइज जो है वो छोटा होता है। ठीक होगा। इसको मैं ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे देखे ना, HI होता है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडिक एसिड होता है। हम पीछे हमने बात की थी कि HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr उससे वीक, HCl उससे वीक, और HF सबसे वीक है। अब HF वीक एसिड होने का क्या मतलब है कि फ्लोराइड आयन जो है वो हाइड्रोजन को छोड़ेंगे नहीं, आयोनाइज नहीं होने देते, उसको कैप्चर करके रखते हैं। और अगर कहीं फ्लोराइड आयन मिलता भी है तो वो बड़ी भाग के H+ आयन को कैप्चर करके HF में चला जाएगा, फ्लोराइड आयन में रहने की कोशिश नहीं करेगा। तो यही बात है कि जितना उसका साइज छोटा होता है उतना उसकी प्रोटॉन को कैप्चर करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा हो जाती है। और जो न्यूक्लियोफिली जितना साइज बड़ा होगा उतनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कार्बन पे अटैक करने की जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है। अब मैं इस जुमले को थोड़ा सा ना, इसे ये जो आपके पैराग्राफ में टर्म्स कुछ लिखी हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स और लार्जर एटम्स आर स्प्रेड ओवर लार्ज वॉल्यूम,
देन स्मॉलर एटम लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वीकर बॉन्ड टू प्रोटॉन। अब वो जो साइज बड़ा होने की वजह से जो लोन पेयर थे वो प्रोटॉन के साथ उनका बॉन्ड जो वो बहुत वीक होता है, लेकिन कार्बन के ऊपर अटैक करने की उनकी पावर ज्यादा होती है। तो प्रोटॉन से बॉन्ड चूंकि वीक है इसलिए लार्जर एटम्स आर लेस बेसिक, उनकी बेसिसिटी कम हो जाती है। और आउटर इलेक्ट्रॉन्स और लार्ज एटम्स आर आल्सो लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की उनकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है, नहीं ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं। इस वजह से दे आर मोर अवेलेबल फॉर फार्मिंग अ बॉन्ड टू कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के साथ उनके बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं जो लार्जर एटम होते हैं। तो लार्ज एटम न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, लेकिन बेस उसकी बेसिसिटी उसकी कम है, बेस वीक हो जाती है। ठीक हो गई। तो जुमला हमारे पास अब इस पैराग्राफ में आपके पास दो बातें आई। एक तो ये आया कि ग्रुप्स के अंदर जब आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है और बेसिस करेक्टर जो है ये बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक हो, इस पैराग्राफ में ये बात है। अच्छा, ये तो ग्रुप की बात की ना, और अगर पीरियड की करें तो ऊपर जैसे आपने बात की थी अमोनिया और वाटर, तो यहाँ आपने कहा था पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही हो तो इट मीन्स कि बेसिसिटी फिर उसकी इंक्रीज हो रही है ना, वो उसके अपोजिट में जा रही होती है। ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है। और ग्रुप्स में अप से डाउन न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है और बेसिसिटी कम हो रही है। ठीक हो गई, ये दो पॉइंट आपने यहाँ पे आपके आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेरिक कंसिडरेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि जो बेस होती है ना उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि बेस ने क्या करना है, प्रोटॉन कैप्चर करना है ना। जो बेस है उसने प्रोटॉन से अटैक करना, और प्रोटॉन जो होता है वो आपको पता है वो बाहर मौजूद है, उसके एटम्स के ना बाहर है, मतलब उसको अंदर इतनी ज्यादा हिंड्रेंस जो है वो नहीं करनी पड़ती। ठीक हो, लेकिन जो आपका है न्यूक्लियोफाइल है उसके केस में हम कहते हैं कि नहीं जी, उस केस में हमारे पास जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक करना होता है कार्बन के ऊपर। ठीक हो गया, तो कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो वो तो अंदर जाके जो अल्फा कार्बन उसके ऊपर अटैक करना है, तो फिर अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके ऊपर तो फिर इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात कर लें तो जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, अब देखें ना ये टर्शी कार्बन आपके पास है। अब ये मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बड़े बड़े तीन ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं। अब एक अगर न्यूक्लियोफाइल आता है ना, एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल का मकसद था कि उसने अटैक करना है जाके इसके ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक करना है। ठीक होगा। अच्छा, अब वो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसको हिंड्रेंस इस तरह फेस करनी पड़ती है कि इतने बड़े बड़े जो ये ग्रुप्स मौजूद हैं उन ग्रुप्स की वजह से वो फिर उसको इतनी आसानी से जगह नहीं देते कि वो आके यहाँ इस अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक कर सके। तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स उसको हिंडर कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए स्टीरिक जो हिंड्रेंस है या स्टीरिक स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्टीरिक हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा, और अगर बेस आए तो जो बेस होती है उससे किस पे अटैक करना है, प्रोटॉन के ऊपर। ठीक हो, ये बेस अगर है तो बेस ने यहाँ पे जैसे इस कार्बन के साथ एक ये प्रोटॉन मौजूद है तो उसने यहाँ से एक प्रोटॉन को कैप्चर करना है। ठीक हो, तो उसके लिए इजी है को आके आराम से यहाँ से प्रोटॉन को कैप्चर करे, उसे नहीं मैटर करता यहाँ कितने बड़े ग्रुप लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्योंकि उसने अल्फा कार्बन पे अप्रोच नहीं करना, यहाँ नहीं उसने जाना, उसने बाहर से ओपन से ही प्रोटॉन को कैप्चर करना है। तो बेस के लिए हम कहते हैं कि स्टीरिक जो है वो मैटर नहीं करती, और न्यूक्लियोफाइल के लिए जो है वो स्टीरिक जो कंसिडरेशन है वो होनी चाहिए। तो आपका जो पिछला ये 225 पेज जो है ना, इस इन चार लाइनों में तो न्यूक्लियोफाइल का बताया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल के हवाले से देखें तो हमें स्टीरिक जो है इंटरेक्शंस को कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन उससे जो पिछले पेज पे लाख 3 लाइनें थी ना पिछली, उसमें उसने बताया था कि जो बेस है जब उसको आप कंसीडर करते हैं तो उसके लिए स्टीरिक इंटरेक्शन जो है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो उसका अटैक जो है उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस इन्वॉल्व ही नहीं होती। ठीक हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ उसने एग्जांपल भी वैसे दी है, मैं वो भी बता देता हूँ कि जैसे टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड है, यही जैसे ये ना, ये टर्शरी ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूं तो ये टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड बन जाएगा। तो इतना बड़ा ग्रुप बेस बनती है यानी टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। तो कहते हैं टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड क्योंकि बल्कि है, बहुत बड़ी बेस होती है, तो स्टेरिकली हिंडर्ड होती है, सेंट्रल एटम पे अप्रोच करना इसको मुश्किल होता है, तो इसकी जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इसके मुकाबले में जो मेथॉक्साइड है, यानी सिर्फ एक कार्बन, यहाँ पे CH3 और 7 ऑक्सीजन, सिर्फ एक मिथाइल और ऑक्सीजन, छोटी सी बेस है, तो वो बड़ी आसानी से अटैक कर लेती है साइज छोटा होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी नेचर जो है वो आपकी कैसे फेवर करती है सब्स्टिट्यूशन और इसके SN1 को और SN2 के हवाले से ना, ठीक हो। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हम बात करते हैं, ये पहला जो शुरू में लिखा हुआ है कि जो गुड लिविंग ग्रुप है, जितने भी आपके ये अल्काइल हैलाइड्स हैं ना, हैलाइड वाले जो हैलोजन ग्रुप हैं, ये सारे गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक हो। और इनके अलावा कॉन्जुगेट बेस जो है, ये इफ दीज आर द कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है। एक तो हेलाइड्स हो गए जो गुड लिविंग ग्रुप है, और दूसरे नंबर पे कॉन्जुगेट बेसिस जो है, जैसे ये HSO4 है ना, ये H2SO4 के से निकली हुई ना, तो इसलिए इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कॉन्जुगेट बेस को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना, तो जैसे मैं H2SO4 की एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ये H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 का आयोनाइज हो, H+ आयन दे, तो H+ आयन देने के बाद HSO4, ठीक है जी, ये इसकी बन जाता है, और इसमें एक हमारे पास ये माइनस आ रहा है, HSO4 माइनस है, और ये जो H है ये प्लस, ठीक है जी, H+ और H। एक एसिड, ये एसिड है जिसे आप लोरी ब्रांस्टेड एसिड भी कहते हैं ना, जो प्रोटॉन डोनर होता है, तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। अच्छा, ये अब एसिड है, एसिड जब प्रोटॉन दे लेता है ना, उसके बाद जो बाकी पार्ट उसका बच जाता है ना, उसको हम नाम देते हैं ये वाला कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट का तो आपको पता है लफ्जी मतलब ड्राइव किया हुआ, और बेस तो है इसलिए कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट, इस HSO4 माइनस को अगर H+ दिया जाए तो दोबारा लेके H2SO4 बना सकती है ना, तो इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए इसको बेस कह रहे हैं। और कॉन्जुगेट इसलिए कि ये एसिड से ड्राइव की हुई, एसिड से निकली, इसका नाम कॉन्जुगेट बेस है। तो जो कॉन्जुगेट बेस होती है ना, ये बेस जो है चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहते हैं जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होके H+ आयन और 7 एनायन बना देते हैं। और वो मुकम्मल आयोनाइज क्यों हो रहे होते हैं, कि उनकी ये जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो वेरी वेरी स्टेबल होती है, और इसलिए वो बड़ी जल्दी भाग के, वो जो एसिड है वहां से वो बड़ी जल्दी जो भाग के इधर मूव इसलिए उसने किया H+ दिया, कि H+ देने के बाद जो बाकी स्पीशी कॉन्जुगेट बेस बनी हुई है वो वेरी वेरी स्टेबल। तो जो स्टेबल होगी तो वो लिविंग ग्रुप भी अच्छा बनेगी ना, कि वो बड़ी आसानी से, अगर यहाँ Cl की जगह HSO4 माइनस होता तो वो बड़ी जल्दी भाग के निकलेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, मीडियम के अंदर खुद ब खुद अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। तो यही वो बात कर रहा है कि एक तो आपके हेलोजेंस बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, दूसरे जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं वो भी गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक हो गई। तो एक ये मेन पॉइंट इस पैराग्राफ में आपके पास साथ उसने एग्जांपल भी दी है, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है HSO4 की, और नीचे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस। बेस तो वो वीक होती है ना जो इसमें आ जाता है ना गुड लिविंग ग्रुप में, मतलब मैं इसी बात यही हो रही है, ये वाली बात इसी की बात हो रही है। इसे कॉन्जुगेट बेस कह लें ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या इसे वीक बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड कह लें, ठीक होगा। वीक बेस ही होगी ना, वीक बेस इसलिए कि ये दोबारा H+ लेके वापस H2SO4 में जाने की इसकी एबिलिटी बहुत थोड़ी है, क्योंकि ये स्टेबल है और इसी शक्ल में ये रहने की कोशिश करता है, इसी वजह से H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड बना हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस, ठीक हो, ये वीक बेस है। तो ये जो होंगे ये आपके एक्ट करते हैं एज गुड लिविंग ग्रुप के, एक हो गई। दूसरा पॉइंट,
आयोडाइड लास्ट में जी, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग, जो आयोडाइड है आई माइनस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस, नंबर एक। और नंबर दो पे वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है क्योंकि उसका साइज बड़ा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करे तो उसमें भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर उसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और नंबर एक, नंबर दो पे वो लिविंग ग्रुप के तौर पे भी वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसकी रीजन अगर आप दें तो ये आप कह सकते हैं कि उसका साइज बड़ा होता है ना, तो फिर उसकी जो बांड की जो बांड बना हुआ है उसने बनाया हुआ है कार्बन के साथ ना, यहाँ अगर आयोडीन हो तो कार्बन के साथ जो बांड बना हुआ है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बांड नहीं है, इसकी बांड एनर्जी बहुत थोड़ी है आयोडीन के साथ। ठीक हो गया, यानी आयोडीन में लगा दूं तो आयोडीन के साथ इसकी बांड एनर्जी बहुत कम है, तो ये बांड आसानी से टूट जाता है, इसलिए ये गुड लिविंग ग्रुप भी है। लेकिन जब आई माइनस बना हुआ होगा उस वक्त ये अटैक भी बड़ी आसानी से करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा बनता है। ठीक हो गया, तो पहले पैराग्राफ में हमारे पास दो बातें आ गई, एक ये कि जितने भी हैलोजेंस आपके हैं ये सारे गुड लिविंग ग्रुप हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वो गुड लिविंग ग्रुप हैं, उन्हीं को वीक बेसिस का नाम भी देते हैं। और आयोडाइड जो है वो हैलोजेंस के सारे हैलोजेंस में से ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक हो, ये फर्स्ट पैराग्राफ आ गया जी। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आपका है उसके अंदर उसने बात की है स्टेबिलिटी की ना, कि जो आपके पास लिविंग ग्रुप है वो स्टेबिलिटी कैसे अपनी ना हासिल करता है ना, उसमें आप ये याद रख लें कि ग्रुप दैट कैन बेटर अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज इज द बेटर लिविंग ग्रुप। यानी स्टेबिलिटी मैटर करें कि जो लिविंग ग्रुप हो गया निकल आया वहां से, अब जार बात उसने माइनस चार्ज के साथ निकलना है ना, क्योंकि उधर से आपका माइनस वाली स्पीशी आके अटैक कर रही होती है, तो माइनस इसलिए वहां से जब वो रिमूव होता है तो वो भी माइनस स्पीशी माइनस चार्ज के साथ हो रहा है। अब अच्छा, अब वो जो माइनस चार्ज के साथ अगर हो रहा है, अगर माइनस चार्ज के साथ वो लीव कर रहा है तो फिर उस माइनस चार्ज को वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर, जैसे ये फिन ऑक्साइड है, फिनाइल ऑक्साइड, अभी हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बनाया था ये वाला फिन ऑक्साइड वाला, तो आपको पता है ये माइनस चार्ज यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये स्टेबलाइज का इसलिए मतलब है, इसका मतलब ये कि ये जो फिन ऑक्साइड अगर कहीं लिविंग ग्रुप होगा तो बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा वहां से क्योंकि ये स्टेबल एनायन बनता है। लेकिन जो आर ओ माइनस है वो इतना ज्यादा स्टेबल एनायन नहीं बनता, इसलिए वो इतनी आसानी से वहां से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, नंबर एक। नंबर दो पे इसको ऐसी शक्ल में बदलना पड़ेगा ताकि वो बड़ी आसानी से रिमूव हो जाए। ठीक होगा जी। उसके बाद है जी अ, ये जो दूसरा पॉइंट, कि आप स्टेबिलिटी को हासिल जैसे वो भी मैंने बात की कि ये इतनी आसानी से नहीं, लेकिन इसको अगर करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार भी है कि पुअर लिविंग ग्रुप लाइक आर ओ माइनस या ओ एच माइनस मे बी कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप बाय प्रोटोनेशन। उसको प्रोटॉन दे दें, एसिड एसिड उसमें ऐड कर देंगे तो एसिड प्रोटॉन देगा, तो ये प्रोटॉन टेक करके ना आर ओ एच की शक्ल बन जाएगा या एच टू ओ की शक्ल बन जाएगा, तो वो बड़ी आसानी से वहां से रिमूव हो। जैसे ये एग्जांपल दी उसने कि आई माइनस को डायरेक्ट अल्कोहल सिलेक्शन करें कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर पहले आप वहां पे एसिड ऐड कर दें और एसिड इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करके OH2+ बना दे तो वाटर बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा ना क्योंकि स्टेबल है। तो आई माइनस बड़ी आसानी से अब अटैक करके आर आई बन जाएगा और वाटर वहां से निकल जाएगा। ठीक होगा, तो इस पैराग्राफ में दो बातें आपके पास आ गई, एक तो ये कि जो अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जो उसके ऊपर जो चार्ज अगर आता है नेगेटिव चार्ज तो उसको वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है उतना ही वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। एक पॉइंट हो गया। और दूसरा हम बताते हैं कि जो बैड लिविंग ग्रुप है उनको हम अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल सकते हैं बाय प्रोटोनेशन। उसकी ये एग्जांपल उसने दी है, ये रिएक्शन एग्जांपल आप दे के इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमारे पास है SN1 और SN2 की बात करें तो SN1 रिएक्शन हमें पता है कि वो उसको पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उसके अंदर वो इन्वॉल्व न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, लेकिन उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल लिविंग ग्रुप आता है क्योंकि लिविंग ग्रुप छोड़ता है तो वो आयोनाइज होता है ना पहले स्टेप में। तो इसलिए SN1 जो रिएक्शन है वो उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए लेकिन उसको अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए। तो SN1 में आप कहते हैं कि अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो लाज अगर है
तो SN1 रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और SN2 तो आपको पता होता ही है एक स्टेप में, उसमें उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा होता है उसके अंदर, और उसको अच्छा जो है वो लिविंग ग्रुप भी चाहिए, क्योंकि वो उसने वहां से रिमूव भी होना होता है ग्रुप ने। तो जितनी जल्दी वो रिमूव होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पैराग्राम में आपके पास दो बातें आ गई, एक SN1 की कि इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए लेकिन लिविंग ग्रुप इसको अच्छा चाहिए, क्योंकि वो उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेम में आ रहा होता है। और जो SN2 है उस केस में हम कहते हैं कि उसको पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए और उसको गुड लिविंग ग्रुप भी चाहिए, क्योंकि ये सारे एक ही स्टेप में आ रहे होते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है जी लास्ट में जी ये आखिरी जो इसने एग्जांपल दी है ना, ये उसने एग्जांपल दी है कि गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करिए। वैसे रिलेट करती है वो पिछले वाले जो हमने प्रोटोनेशन वाली बात की है, कि गुड लिविंग ग्रुप बनाना हो तो प्रोटोनेशन का एक तरीकेकार है, दूसरा तरीकेकार ये भी था कि उसी अल्कोहल को उसने पहले ये टालोइन, इस कंपाउंड को कहते हैं ना टालोइन, मिथाइल बेंजीन को टालोइन, ये सल्फोनाइल SO2 सल्फोनाइल, और साथ था क्लोराइड Cl था क्लोराइड। तो टालोइन सल्फोनाइल क्लोराइड था, जिसको अल्कोहल से रिएक्शन किया तो इसका क्लोरीन और इधर से हाइड्रोजन HCl बना के निकल गए और दोनों जुड़ के ये कंपाउंड बना दिया। अब यहाँ पे जब आप आयोडीन के आते हैं तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना हुआ है, तो ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है और RI आपका बन जाता है। तो यानी अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के तरीके में एक तरीका ये था प्रोटोनेशन का। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो कि गुड लिविंग ग्रुप बनाना हो, बैड लिविंग को गुड लिविंग, तो कितनी तरह से हो सकता है, उसमें एक आप प्रोटोनेशन कहेंगे उसकी ये एग्जांपल, और दूसरा आप ये कहेंगे कि उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल देते हैं, जैसे ये टालुइन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के उसको बदल लिया और फिर वो रिएक्शन हो गया। लास्ट पॉइंट है जी, इसमें बात कर लेते हैं, आपका ना ये मुकम्मल हो जाएगा। जो उधर से लेक्चर का वो 40 मिनट वाली ऑप्शन आज भी लगी हुई, तो अच्छा लेक्चर हम डबल ना कर लें या, क्योंकि अगर आपका ये हो जाता है ना तो फिर पीछे एलिमिनेशन ओरिएंटेशन का एक लेक्चर है और दो, तीन, तो जुम्मा हफ्ता इतवार, चलो जुम्मा हफ्ता इतवार तक 3 लेक्चरों में ना इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगा, तो बस फिर कर लेंगे। कल वैसे मैंने कोशिश करूंगा आपका लेक्चर ना डबल कर लेंगे इंशाल्लाह। डबल मतलब एक तो 40 मिनट का लेक्चर ख़त्म होगा ना, तो फिर दोबारा मैं वो नई मीटिंग स्टार्ट करके ना, तो कल कल जुम्मा है ना, तो कल कोशिश करेंगे 11 से 12 ना घंटा हम पढ़ लेना, तो हमारा काफ़ी हद तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा लास्ट है जी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में ना, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका दिया हुआ है इसमें हमने बात करते हैं पोलैरिटी की ना, कि जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है वो इम्पोर्टेंट है इसके रिएक्शंस के हवाले से ना, क्योंकि चार्जेस है ना हमारे पास इन्वॉल्व। जो आपका SN1 रिएक्शन था उसमें आपको याद होगा पहला स्टेप था आयोनाइजेशन का, कि आयोनाइज होना है। ठीक होगा। अच्छा उस आयोनाइजेशन में क्या होता है कि वो जो एक कैटायन बन रहा है, एक एनायन बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं ना, तो अगर सॉल्वेंट पोलर हुआ तो उन चार्जेस को बड़ी आसानी से स्टेबलाइज कर लेगा, तो आयोनाइजेशन आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आयोनाइजेशन का स्टेप नहीं है तो फिर सॉल्वेंट इतना ज्यादा उसकी पोलैरिटी की मैटर नहीं होता। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है रिएक्शंस के हवाले से, क्योंकि हमारे जो है SN1 रिएक्शन में तो पहले स्टेप में आयंस बन रहे होते हैं और दूसरे स्टेप में भी एक एनायन नहीं आके अटैक करना होता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, और जो उसका SN2 है उसमें भी एक एनायन ने अटैक करना है, फिर आगे जो प्रोडक्ट है उसमें लिविंग ग्रुप ने भी एनायन के तौर पे निकलना होता है। तो चार्जेस चूंकि काफी सारे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें रिएक्शन के हवाले से। ठीक हो गए। तो ये फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें यही उसने बात की कि नहीं सब्स्टिट्यूशन आर हेट्रोलाइटिक प्रोसेस। हेट्रोलाइटिक हमने पता है जो वो बांड जिसमें जब बांड टूटता है तो एक तरफ पॉजिटिव आयन और एक तरफ नेगेटिव आयन हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन में होते हैं। इस वजह से आइदर क्रिएशन डिस्पर्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सॉल्वेंट की जो रिएक्शन मीडियम सॉल्वेंट है उसकी जो पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है रेट के हवाले से। ठीक हो गई। दूसरा पॉइंट है जी,
ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ दिया ना, फर्स्ट पैराग्राफ इस पेज के ऊपर, इसमें उसने पोलैरिटी को डिफाइन किया कि पोलैरिटी से मुराद क्या है ना, कि पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट वो हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मेजर करते हैं, जितनी जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द पोलैरिटी ग्रेटर इज एबिलिटी टू स्टेबलाइज अ चार्ज स्पीशी, यानी उसकी आयनाइजिंग पावर भी ज्यादा, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा, और उस सॉल्वेंट की पोलैरिटी, उसका सारों का मतलब यही है कि जब उसके अंदर चार्जेस आएंगे तो उन चार्ज स्पीशी को वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना चार्ज स्पीशी को स्टेबलाइज भी कर सकता है। ठीक होगा। इसकी एग्जांपल में उसने दी है कि फॉर एग्जांपल SN1 रिएक्शन की ये एग्जांपल दी है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये SN1 से चल रहा है, कहता है 1000 टाइम एज द सॉल्वेंट इज चेंज फ्रॉम एथेनॉल टू वाटर। एथेनॉल पोलर है लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर, वो ज्यादा पोलर है। तो अब वाटर में उसकी हाइड्रोलिसिस का जो रेट है वो 1000 गुना ज्यादा है एथेनॉल से, कि यानी पोलर सॉल्वेंट लें तो इसकी हाइड्रोलिसिस बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही होती है। ठीक होगा। तो इस पैराग्राफ में हम बताते हैं पोलैरिटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली है, वो आयनाइजिंग पावर के डायरेक्टली है, और तीनों का मतलब ये है कि ये सॉल्वेंट जो है वो चार स्पीशी को आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है। उसके बाद जो ये सेकंड आपका लास्ट पैराग्राफ है, इसमें SN2 रिएक्शन की उसके बात की है कि SN2 रिएक्शन जो होते हैं ना उसमें हमारे पास चार्ज क्रिएट भी होता है, डिस्पर्स भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इस वजह से इसमें टुवर्ड द रेट कंट्रोलिंग ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट में आपको पता है चार्ज डिस्पर्स हो रहे होते हैं ना, पहले पहले शुरू में एक नेगेटिव स्पीशी आती है, अटैक करती है, फिर उसके बाद चार्ज डिस्पर्शन शुरू हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, और फिर बाद में जाके जब पुराना बांड टूट गया नया बांड बन गया तो फिर एक नया बांड क्रिएट भी हो जाता है, आयन चार्ज जो है वो क्रिएट भी हो जाता है ना, नेगेटिव आयन। तो यानी इसमें ये सारी चीजें चार, इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जो फेवर होती है ट्रांजिशन स्टेट को, इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर हम बढ़ा दें तो हमारे लिए जो रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट ये थोड़ा सा, द रिएक्शन इन विच चार्ज इज क्रिएटेड, ट्रांजिशन स्टेट में अगर चार्ज क्रिएट हो रहा हो तो फिर पोलैरिटी बढ़ाना उसको फेवर करता है, और अगर चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हो या डिस्पर्स हो रहे हो, यानी आपकी जो होता है ना अटैकिंग स्पीशी जो है वो अटैकिंग, वो न्यूक्लियोफाइल माइनस का भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल आपका सिंपल न्यूट्रल भी हो सकता है, तो इस वजह से डिस्पर्शन और डिस्ट्रक्शन वाला केस भी आ सकता है। तो फिर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम हो यानी डिक्रीज हो तो फिर वो ज्यादा फेवर करता है उस रिएक्शन को। तो इसमें आपने सिर्फ दो बातें बतानी है SN2 रिएक्शन के हवाले से, कि SN2 रिएक्शन में चार्ज क्रिएट भी हो सकता है, डिस्पर्स या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अगर क्रिएशन वाला मामला हो तो फिर पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है, और अगर डिस्पर्शन या डिस्ट्रक्शन वाला मामला हो तो फिर लेस पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवर करता है। लास्ट है जी, कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है ये आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है न्यूक्लियोफाइल की उसको डिक्रीज कर देता है थ्रू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब ये कि वो जो न्यूक्लियोफाइल था, अगर न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल होगा तो ही आके अटैक करेगा ना, और उसको प्रोडक्ट में आपके रेक्टन को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं उसको सॉल्वेंट ऐसा ले लूं, पोलर सॉल्वेंट ले लूं कि जो न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ इंटरेक्ट करके उसको स्टेबल बना लेता है, तो फिर उसकी रिएक्शन करने की पावर जो है वो कम हो जाएगी, और फिर वो प्रोडक्ट की तरह मूव नहीं करेगा क्योंकि वो पहले ही सॉल्वेंट ने उसको स्टेबलाइज बना लिया। तो इस वजह से वो कहता है कि अगर बहुत ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि वो न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है। तो इसलिए फिर हम जब सॉल्वेशन का प्रोसेस इस तरह का केस हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ए प्रोटिक्स प्रोटिक सॉल्वेंट से कहते हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं, H+ आयन दे सकते हैं, जैसे H2SO4 था, HCl था, एसिड जैसे होते हैं। वाटर जैसे सॉल्वेंट है लेकिन प्रोटॉन दो दे सकता है। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट उन्हें कहते हैं जो प्रोटॉन नहीं दे सकते, जिनके पास प्रोटॉन है होंगे लेकिन H जरूर होते हैं, हाइड्रोजन जरूर होती है, लेकिन वो प्रोटॉन H+ आयन नहीं दे सकते। जैसे ये डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है ना, DMSO, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना तो इस तरह है, ये सल्फर है, उसके साथ ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, डाईमिथाइल और इसके साथ ये सल्फ ऑक्साइड ना, सल्फर का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये अब इसमें प्रोटॉन मिथाइल के तो हैं लेकिन ये इतने ज्यादा जो है ना वो आयोनाइज नहीं हो सकते। इसी तरह ये डाईमिथाइल फार्मामाइड DMF जो है ये भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसका स्ट्रक्चर मैं लास्ट में बना देता हूँ जल्दी से, बस ये खत्म ही होने वाली क्लास।
फार्मिक एसिड होता है ना अमाइड्स, ये अमाइड है ना, ये यहाँ पे अगर ये दो मिथाइल ना हो तो ये अमाइड है ना, फार्मामाइड, फार्मिक एसिड से फार्मामाइड है और उसके ऊपर दो मिथाइल है, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल फार्मामाइड। तो इसमें भी ये प्रोटॉन आयोनाइज नहीं हो सकते, इस वजह से इनको भी एप्रोटिक सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। ठीक हो गई। लें जी, बस यहाँ पे आपका खत्म हो गया। कल फिर इनसे एलिमिनेशन वाला टॉपिक जो है ना वो कोशिश करेंगे।